इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास किसे कहते हैं और आर्थिक जो विकास है उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, उसके मुख्य कौन-कौन से तत्व हैं, इन सारी चीजों को इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो आर्थिक विकास की जहां तक बात आती है, तो आर्थिक विकास के आधार पर ही दुनिया के देश मुख्य रूप से दो भागों में बटे हुए हैं। एक है विकसित देश, दूसरा है विकासशील देश। विकसित देश कौन है कि जहां पर कि वहां रहने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनका जीवन का जो स्तर है अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा रहते हैं, आने जाने के साधन मतलब एवरीथिंग उनके पास है। तो इसलिए वो क्या है, विकसित देश हैं, अमीर देश हैं। और दूसरे देश हैं विकासशील देश, जिनमें कि जो सुविधाएं विकसित देशों में हैं वो विकासशील देशों के पास नहीं हैं। सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, कॉलेज नहीं हैं तो कम हैं, हॉस्पिटल नाम मात्र के हैं, रोजगार के साधन कम हैं। तो इस प्रकार से भारी का अंतर देखने को मिलता है आर्थिक विकास के आधार पर विकसित देशों में और विकासशील देशों में। तो ये तो हमने संक्षिप्त में आपको बताया कि आर्थिक विकास के आधार पर ही दुनिया के जो देश हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। यदि हम विकसित देश की बात करें तो अमेरिका में जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज वहां के लोगों को मिल रही हैं, क्या वही सुविधाएं एक गरीब देश बांग्लादेश में रहने वाले लोगों को मिलती है? नहीं मिलती हैं कि जो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका तो विकसित देश है, अमीर देश है, जबकि बांग्लादेश तो एक गरीब देश है, इसलिए वो सुविधाएं वहां पर नहीं मिल सकती हैं। तो बात करते हैं कि तब आर्थिक विकास क्या है भाई। तो आर्थिक विकास को यहां पर हम समझते हैं कि किसी देश के आर्थिक विकास का मीनिंग जो होता है कि उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उसका फायदा उनको मिलना चाहिए। अब क्या क्या सुविधाएं उस देश में रहने वाले लोगों को मिलनी चाहिए कि जिससे कि उनका जीवन स्तर अच्छा वो खा सके, अच्छा वो पी सके, अच्छा वो देख सके। ठीक, अभी क्या क्या चीजें उनके पास न्यूनतम होनी ही होनी चाहिए, पाषाण काल की तरह नहीं कि जो कि पाषाण काल में खाया करते थे और वर्तमान में भी हमने उसी की तुलना कर रहे हैं, ऐसा ही मिलना चाहिए नहीं। वर्तमान में स्टैंडर्ड जो है वो विकसित देशों के बराबर तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट इंसान की है किसी कंट्री के अंदर वो प्राप्त होनी प्रत्येक इंसान को जरूरी है। और जब वो आवश्यकताएं उसको प्राप्त होंगी तभी जाके वो विकास करेगा, और इंसान विकास करेगा तो देश भी क्या करेगा, विकास करेगा। तो देखो भाई क्या मिलना चाहिए इंसान को। भोजन की बात सबसे पहले आती है, तो भोजन में एक अच्छा भोजन उसको मिलना चाहिए जिससे उसका शरीर कैसा हो, हष्ट पुष्ट हो, रोगों से लड़ने में सक्षम हो, ऐसा भोजन उसको मिलना चाहिए, उसके परिवार को मिलना चाहिए। पहनने के लिए उसके पास कपड़े होने चाहिए, ऐसे नहीं इक्के दुक्के फटे पुराने कपड़े, अच्छे कपड़े उसके पास होने चाहिए। आवास, रहने के लिए उसके पास मकान होना चाहिए, ऐसा नहीं एक झोपड़ी में रह रहे हैं कि जिसमें क्या ऊपर से पानी टपक रहा है टप 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 करके, ठीक है जी, और हवा ये झोपड़ी उखड़ गई, ऐसा नहीं, एक अच्छा आवास की व्यवस्था उसके पास होनी चाहिए, तभी जाके हम आर्थिक विकास कह सकते हैं उस देश का और उस देश में रहने वाले लोगों का। शिक्षा की बात आ रही है, एजुकेशन कि पढ़ने लिखने के लिए स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए देश में, जिससे कि नागरिक या जो बच्चे हैं वहां पढ़ सके, और जब बच्चे अच्छे खासे पढ़ेंगे तो फिर देश के लिए काम करेंगे। आईआईटी में कौन जाएगा भाई, नीट के थ्रू एमबीबीएस कौन करेगा, इसके अलावा आईएएस कौन बनेगा, पीसीएस कौन बनेगा, नेता कौन बनेगा, ठीक है, शिक्षक कौन बनेगा। इसके लिए देश में पढ़ने लिखने की सुविधा होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति पढ़ लिख कर देश के लिए काम कर सके, नई नई चीजों का, नई नई तकनीकियों का अनुसंधान कर सके। तो भाई शिक्षा तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्वास्थ्य, पता चला कि भोजन वस्त्र आवास शिक्षा सब है और देश में हॉस्पिटल नहीं है, व्यक्ति बीमार हो गया तो क्या होगा, वो तो मर जाएगा या ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए देश में हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की वहां तक पहुंच होनी चाहिए कि जिससे कि अपना ट्रीटमेंट करा सके। इसके अलावा पीने के लिए पानी, भाई कि हर घर में पानी होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास पानी की सुविधा होनी चाहिए। कैसा पानी, साफ, भाई गंदा पानी नहीं, साफ सुथरा पानी होना चाहिए जिससे कि उसका स्वास्थ्य क्या हो, अच्छा बना रहे। पानी की है, बिजली बहुत जरूरी है भाई, लाइट चाहिए, प्रत्येक घर में दी लाइट है,
प्रति व्यक्ति को लाइट उपलब्ध हो रही है, इसका मतलब है कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। मतलब आर्थिक विकास में यही सुविधाएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए। मनोरंजन के साधन, ऐसा नहीं कि टेलीविजन उसके पास होना चाहिए, अर्थात इंटरनेट तक उसकी पकड़ होनी चाहिए। किसकी? वहां रहने वाले इंसान की। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य मुख्य जो चीजें हैं, ये सुविधाएं हैं, ये व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। और वहां रहने वाले लोगों को यदि ये चीजें सारी उपलब्ध हो जाती है तो इसका मतलब हो गया कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। मतलब वो गरीबी की जिंदगी नहीं जी रहा है, वो हंसी खुशी जी रहा है, उसकी ठीक है जीवन की क्वालिटी या गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी में सुधार होना चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए, मतलब उसके पास सामान चाहिए क्वांटिटी में, तभी जाके तो क्वालिटी भी आएगी। तो इस प्रकार से ये सुविधाएं यदि आसानी से किसी व्यक्ति को, किसी देश में सभी नागरिकों को आसानी से मिल जाती हैं तो कह सकते हैं कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। और नहीं मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे क्या हो जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, पानी नहीं है, गंदा पानी पी रहा है, तो देश समझ लीजिए आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे है। तो जो देश जितना ज्यादा विकास करेगा, अर्थात उस देश के लोग जितना ज्यादा विकास करेंगे उतना उस देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि जो ये आर्थिक विकास है इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो सार रूप में बतला देते हैं। संक्षिप्त परिभाषा यहां पर है कि आर्थिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि आर्थिक विकास एक दिन में नहीं होता भाई, 5 दिन में नहीं होता, 7 दिन में नहीं होता, 2 साल 3 साल में नहीं होता है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अर्थात इस साल थोड़ा हुआ, अगले साल और ज्यादा होगा, फिर ज्यादा होगा, इस प्रकार से विकास चलता रहेगा। जैसे नदी है, ऐसा नहीं कि बरसाती नाले की तरह आई, दुनिया भर की बाढ़ लेके आ गई और उसके बाद एकदम सूख गई। गंगा की तरह निरंतर बहने वाली स्थिति होनी चाहिए आर्थिक विकास की। ओके जी, ऐसा नहीं कि 5 दिन के लिए जॉब मिला, ठीक है, अच्छा पैसा कमाया और उसके बाद जॉब गया हमेशा के लिए। तो जॉब क्या होना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। तो आर्थिक विकास एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है, देश के समस्त उत्पादन के साधनों का कुशलतम प्रयोग होता है। देश में जितने भी साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, इनका क्या होता है, अच्छे ढंग से उपयोग होता है। तो क्या होगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तब क्या होगा भाई, परिणाम स्वरूप वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर या दीर्घकालीन वृद्धि होती है। देखो भाई, जब संसाधनों का कुशलतम उपयोग होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि प्रोडक्शन कहां बढ़ने वाला है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ेगा, ठीक, सेवा के क्षेत्र में बढ़ेगा। तो हर जगह जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो तब तो भाई आय तो बढ़नी है, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर बात आ रही है वास्तविक राष्ट्रीय आय की। ठीक है जी, वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए। अब वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होती है भाई, राष्ट्रीय आय में से यदि हम क्या करें, महंगाई को घटा दें, ठीक है, महंगाई को घटा दें तो हमें वास्तविक राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से वास्तविक राष्ट्रीय आय में महंगाई को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि महंगाई यदि 100 रुपये में आज जो वस्तु मिल रही है, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है और उसको आसानी से मिल जा रही है, और यदि वही वस्तु 200 रुपए की हो जाए, ठीक है जी, 200 रुपए की हो जाए और उसकी इनकम भी 200 रुपए से 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाए, तो क्या फर्क पड़ा, वो तो क्या उसका नाम, उसका नॉमिनल जो है वेज या उसकी दिहाड़ी बढ़ रही है, तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि फायदा कब होगा कि जब 100 रुपये की जगह उसके 200 रुपए इनकम हो गई और वो 2 गुना या 3 गुना वस्तुओं को खरीद ले उसी पैसे से, तो तब जाके कह सकते हैं कि उसकी आय बढ़ रही है। तो ऐसे ही वास्तविक राष्ट्रीय आय के अंदर होता है भाई, कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में केवल पैसा नहीं गिना जाता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं कि जितनी राष्ट्रीय आय आई, ठीक है जी, राष्ट्रीय आय माने बात 100 रुपया, महंगाई बढ़ गई 10 रुपया, तो इस प्रकार से तो क्या हो गया, जो 90 रुपये आ रहा है वो वास्तविक राष्ट्रीय आय है। एक बार बोलो कि राष्ट्रीय आय कितनी आई, 100 रुपया, महंगाई बढ़ेगी 10 रुपये, 10 रुपये घटा दो तो 90 रुपये जो होगा वो वास्तविक राष्ट्रीय आय होगी। तो ये बढ़नी चाहिए, ठीक है, लगातार, वो भी का दीर्घकाल तक, ठीक है जी, तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। अर्थात ये जो सारी चीजें बतलाई जा रही हैं, इसका फायदा किसको मिलना चाहिए, वहां रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधरना चाहिए। अब कैसे सुधरना चाहिए, इस पर यहां पर हम बात कर चुके हैं। अब आती है कि आर्थिक विकास की परिभाषा,
क्या हो सकती है? ये तो हमने संक्षिप्त में बता दी, ये परिभाषा है भाई, ठीक है, पहले ही बता दी कि इस परिभाषा को आप याद कर लेंगे, लिख देंगे, बस काम बन जाएगा आपका। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, अब आगे बात करते हैं परिभाषा के संबंध में जो इकोनॉमिस्ट है उनमें मतभेद है भाई। मतभेद क्या हो गया कि एक ऐसी परिभाषा कोई भी अर्थशास्त्री नहीं दे पाया कि जिस पर सभी जो इकोनॉमिस्ट कहेंगे हाँ भाई तूने ही सही बोला, ठीक है, और जो हम बोल रहे थे वो खराब था, ठीक है जी। तो इसलिए इसकी परिभाषाएं अर्थात आर्थिक विकास की अलग अलग परिभाषाएं हो गई है। तो इसलिए इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं कि पहले भाग में भाई किसने दी, दूसरे भाग में किसने दी, तीसरे भाग में किसने दी। अब इन तीनों परिभाषाओं को तो हमने जोड़ के यहां पर बतला दिया, ठीक। तो पहले नंबर पर देखिए कि आती है आर्थिक विकास की परिभाषा वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में। कुछ इकोनॉमिस्टों ने कहा यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो वही आर्थिक विकास है। उसमें कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये वाली परिभाषा दी? उनमें आता है मेयर एंड एवं बाल्डविन, यंगसन एंड साइमन कुजनेट्स, ये इकोनॉमिस्ट हैं। उसके बाद अगले इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा नाना भैया वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास की सही परिभाषा नहीं है, हम बतलाते हैं। उन्होंने कहा यह है परिभाषा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यदि व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वही क्या कहलाएगी? आर्थिक विकास की परिभाषा कहलाएगी। अच्छा, तो इसमें कौन कौन इकोनॉमिस्ट है? आर्थर लुइस, प्रोफेसर हिंगिस, जैकब वाइनर, लेविंस्टीन और विलियमसन ने ये वाली परिभाषा दी। ओके जी, पहले इन्होंने कहा, पहले ही आए, उसके बाद ये आए, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आधुनिक अर्थशास्त्री आए। उन्होंने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं। उन्होंने कहा हम बतलाते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत क्या है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि। यदि समाज का कल्याण बढ़ता है अर्थात देश में रहने वाले लोगों को जीवन जीने की सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं आर्थिक विकास, ठीक है। तो सामाजिक कल्याण में वृद्धि के रूप में आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की परिभाषा दी है। अब कौन हुए आधुनिक अर्थशास्त्री भाई? एक आध के नाम याद करना भी जरूरी है। कोलिन क्लार्क, गोलेट, ठीक है जी। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की परिभाषाएं यहां पर आई। ओके, और इन तीनों परिभाषाओं का जोड़ हमने निचोड़ हमने आपको पहले बता दिया। अब यहां पर कुछ इकोनॉमिस्टों की परिभाषा को भी ले लेते भाई कि क्या कहा उन्होंने आर्थिक विकास के बारे में। तो पहली वाली है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि वाली परिभाषा हम लेते हैं मेयर एंड बाल्डविन। यहां पे लिखा हुआ है मेयर एंड बाल्डविन ने क्या कहा आर्थिक विकास के बारे में। इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है ना, प्रोसेस माना भाई, एक प्रक्रिया है जिससे दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्या बोला इन्होंने कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ने को इन्होंने कहा आर्थिक विकास, ठीक है जी। वास्तविक राष्ट्रीय आय यदि देश की बढ़ती है 100 से बढ़कर 200, 200 से बढ़कर 300, 300 से बढ़कर 400, 800, 1000, 12,000, ठीक है, अरब खरब में बढ़ती है तो उसे कहते हैं आर्थिक विकास, ठीक है जी। ये किसकी परिभाषा है? मेयर एंड बाल्डविन की ये वाले नंबर एक। नंबर दो में आता है प्रति व्यक्ति आय के रूप में। जिन्होंने आर्थिक विकास की परिभाषा दी उसमें एक परिभाषा लेते हैं आर्थर लुइस की भाई। क्या बोले आर्थिक लुइस? आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से लगाया जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति यदि उत्पादन बढ़ता है, एक आदमी उत्पादन पहले कितना करता है 5 किलो करता है भाई, उसका उत्पादन बढ़कर 10 किलो हो गया या 15 किलो हो गया, ठीक है जी। तो यदि ऐसा बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि यह आर्थिक विकास है। तो यहां पर आ रहा है प्रति व्यक्ति उत्पादन। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन को दूसरे रूप में हम प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जानते हैं। मतलब जितना एक आदमी उत्पादन कर रहा है, ठीक है जी, कितना उत्पादन किया एक आदमी ने, माना 10 केजी का किया, कितने का बिका? 5 रुपए का, तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 50 रुपए हो गई ना। तो इस प्रकार से उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 50 रुपया हो गई। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की, आधुनिक मत वाली भाई, जिसने कहा कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, लोगों का कल्याण बढ़ता है, ठीक है जी। बाइक में बैठ के जाता है, गाड़ी घुमा के जाता है, जहाज में उड़कर जाता है, खाने पीने के लिए होटल में जाता है, ऑर्डर देता है, ठीक है जी।
सूट-बूट में रहता है, हर चीज़ उसके पास रहती है, ठीक है? तनिक भी उसको कष्ट नहीं होता है, तो उन्होंने कहा आधुनिक अर्थशास्त्री इसमें हुए हैं गोलेट। इसने क्या कहा आर्थिक विकास के बारे में? आर्थिक विकास के विस्तृत अर्थ हैं। भाई एक अर्थ नहीं है, बहुत बड़ा अर्थ है इसका। क्या अर्थ है? उसने कहा जीवन निर्वाह, स्वाभिमान और स्वतंत्रता। मतलब जीवन निर्वाह, अरे जीने के लिए व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए, और जब पैसा होगा तो ये सारी सुविधाएं उसके पास होंगी। जो आप देख रहे हैं वो सारी सुविधाएं वो क्रय कर सकता है, परचेज कर सकता है। अब जब ये कर लेगा तो स्वाभिमान भी, भाई उसकी इज्जत होनी चाहिए ना। कोई अमीर आदमी आ रहा है, ठीक है, तो उसकी इज्जत भी होनी, हाँ भाई आदमी है तो वो है भाई। अब किसके पास पैसा भी है लेकिन लोग उसको इज्जत ही नहीं दे रहे हैं, तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसको असंतुष्टि होगी। इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं भाई, जो अमीर हैं, ठीक है, वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? डिग्निटी के लिए, स्वाभिमान के लिए कि हमारी इज्जत करेंगे, नेताजी आ रहे हैं, फूलों की माला चढ़ाएंगे, लोग वाह 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 करेंगे, ठीक है जी। तो उससे उससे नेता का क्या होता है? स्वाभिमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? स्वाभिमान बढ़ता है, और स्वाभिमान में उसका फिर अभिमान भी बढ़ जाता है। इसने कहा स्वतंत्रता, कि देश में स्वतंत्रता होनी चाहिए भाई। व्यक्ति को जिन जिन चीजों की जरूरत है विकास के लिए, उन चीजों की स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए। देश में तानाशाही नहीं होनी चाहिए। देश में जो सरकार है वो किस प्रकार की हो? वह लोकतंत्रात्मक हो, डेमोक्रेसी हो भाई। ओके, तो जब ये सारी चीजें होंगी तो हम कहेंगे कि देश आर्थिक विकास कर रहा है। ये किसने कहा? गोलेट ने। ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में से एक परिभाषा है। ओके जी, इतनी बात क्लियर हो गई। ये भी सही है, इसने भी जो कहा वो भी सही है। अगली बात इसने कहा ये भी सही है, इसने कहा ये भी सही है, हमने सबको जोड़ दिया, ठीक है, और एक परिभाषा निकल के आई। इसलिए आप जो ये मेयर एंड बाल्डविन है, आर्थर लुईस है एंड गोलेट है, एक एक परिभाषा आपको याद होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों भाई, परीक्षाएं आती है। अब आर्थिक विकास की किसी परिभाषा आ गई, किसने लिखी? अरे ये लिखना पड़ता है, तो तभी तो लिखेंगे जब हम याद करेंगे। तो हमें लिखना है, ये केवल सुनना नहीं है। कहानी कहानी सुन के तो क्या उसका नाम कुछ नहीं होने वाला है। अब बात आती है आर्थिक विकास की विशेषताएं। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या विशेषताएं हो सकती हैं? परिभाषा तो आ गई, ठीक है, परिभाषा तो आ चुकी है, अब इसकी विशेषताएं ले लेती है। सारी विशेषताओं को जोड़ ले तो परिभाषा बन जाती है, ठीक है। लेकिन परिभाषा संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। और जब हम और इसका खुलासा करते हैं, इसको और क्या जूम करते हैं, तो पता चलता है आर्थिक विकास में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब क्या आता है, देखो भाई, आर्थिक विकास की पहली विशेषता क्या है कि एक प्रक्रिया है। यानी कि इन परिभाषाओं में भी आया है कि आर्थिक विकास क्या है, प्रक्रिया की बात यहाँ पे की, ठीक है, वहां पे भी प्रक्रिया लिखा हुआ है कि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। आर्थिक विकास को इन्होंने एक प्रोसेस मान लिया, एक प्रक्रिया होती है, मतलब जिसमें धीरे धीरे करके क्या होता है, लगातार देश का विकास होता है। यदि सड़क बनानी है, ठीक है, डैम बनाना है, पुल बनाना है, बंदरगाह बनाना है, स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, ठीक है जी, तो ये प्रक्रिया क्या होगी, धीरे धीरे करके शुरू होगी। मतलब प्रक्रिया क्या होगी, पहले तो निर्णय लेना पड़ेगा भाई सरकार को कि अभी इतना काम करना है, इतना प्रोडक्शन करना है, इतने लोगों को रोजगार देना है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है जी। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में इन्होंने कहा संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन होंगे। किसी देश में क्या होगा कि जब आर्थिक विकास शुरू होगा, तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, उस देश में संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अर्थात उत्पादन और दूसरी तरफ आती है मांग, दोनों चीजों में जो होगा वो चेंजमेंट आएगा। अब संरचनात्मक क्या होगा, देश की जो संरचना है, सड़क नहीं है तो सड़क बनेगी भाई, ठीक है, पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी, नल बिछाई जाएंगे, कहां से, नदी से, ठीक है। मोटर की जरूरत पड़ेगी तो फैक्ट्री लगेगी, कपड़ा नहीं है तो कपड़े की फैक्ट्री लगेगी, ठीक है, बंदरगाह नहीं है तो बंदरगाह बनेगा। मतलब हर जगह प्रोडक्शन होगा, संरचना बदलेगी, मतलब काम करना पड़ेगा तब जाके प्रोडक्शन आएगा इसमें, ठीक है जी। और इसी के साथ हमारे जो संस्थागत परिवर्तन है, हमारी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनमें भी चेंजमेंट, जो पुरानी मान्यताएं हैं वो टूटेंगी। हमारे पास यदि सरकार जो है कैसी है, तानाशाही है, तो वो लोकतंत्र की ओर बढ़ती है, तो वो संस्थागत परिवर्तन माना जाएगा। यदि पुराने रीति रिवाज टूटते हैं,
ठीक है, मान्यताएं टूटती है, अंधविश्वास टूटते हैं, तो वो संस्थागत परिवर्तन माने जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रक्रिया में क्या होगा, संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन होगा। कुल मिला के वस्तुओं की जो पूर्ति है वह बढ़ेगी, सेवाओं की पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है जी। तकनीकी परिवर्तन आएंगे, पुरानी तकनीकी के स्थान पर नई तकनीकी आएगी। हाथ से यदि कपड़ा बन रहा है तो मशीन से बनेगा। यदि सड़क पहले लेबर खोद रही है तो जेसीबी से खोदी जाएगी। यदि उसके ऊपर कोलतार बिछाया जा रहा है तो फिर मशीन के द्वारा बिछाया जाएगा। मतलब हर काम मशीन करने लग जाएगी, पुराने तरीके से काम धीरे धीरे हटने लगेगा, उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, पूर्ति में परिवर्तन होगा भाई, ठीक है। पहले पूर्ति कम थी, अब पूर्ति ज्यादा होगी प्रक्रिया में। जब आर्थिक विकास शुरू होगा तो फिर मांग में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि पूर्ति के लिए मांग का होना जरूरी है। फिर लोगों की जो रुचि है, फैशन है, ठीक है, उसमें परिवर्तन होगा, नया नया चीज देखने को मिलेगी। जो लोग पहले डिमांड कर रहे थे ओल्ड की, अब न्यू की करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पहली विशेषता कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, संस्थागत एवं संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उत्पादन बढ़ता है वस्तुओं और सेवाओं का। दूसरा लेते हैं, देखो भाई, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लेकिन कैसी इनकम, वास्तविक बढ़ती है। इसमें हमने जैसे बात की थी, इसमें महंगाई को घटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ने से क्या होता है कि आय नहीं बढ़ती है। माना पहली वस्तु में 10 रुपए में मिल रही थी और वह वस्तु महंगी होकर 30 रुपए में मिल जाए, अब लगाओ तुम, एक वजन उतना ही और महंगाई बढ़कर हो गई 30 रुपए उसी चीज की, तो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उससे तो हमें लॉस हो रहा ना। हाँ, यदि ऐसा होता है कि 10 रुपए की जगह वस्तु 5 रुपए की हो जाए तो 5 रुपए व्यक्ति के पास बचेंगे, तो इसे बोलेंगे लाभ। तो इस प्रकार से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा पीसीआई, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है भाई, सूत्र क्या है इसका, प्रति व्यक्ति आय निकालना, कुल राष्ट्रीय यानी कि देश की कुल जनसंख्या से क्या करना है, कुल राष्ट्रीय आय में भाग देना है, अर्थात कुल राष्ट्रीय आय किसी देश की कितनी है उसमें, ठीक, और उस समय उस देश की टोटल जनसंख्या कितनी है तो इसका भाग इसमें देंगे। मान ले कि देश की टोटल राष्ट्रीय आय 750 रुपया है, कितना है, 750 रुपया है। देश में लोग कितने हैं, 15, तो 15 का भाग इसमें दे दीजिए, तो 50 रुपए क्या होगा, ये हमारी प्रति व्यक्ति आय आएगी। ओके जी। अब देखते हैं कि यहां पर जनसंख्या की बात आ रही है। यदि जनसंख्या बढ़ेगी, मतलब यहां पर देखिए 750 राष्ट्रीय आय है माना, अभी तो जनसंख्या हमने 15 मान ली। अब जनसंख्या क्या होती है, घटती है। अब देखिए 750 राष्ट्रीय आय वही रहती है, लेकिन जनसंख्या 15 से घटकर 10 हो जाती है, तो 10 का भाग इसमें देंगे तो ठीक है, ये जीरो इससे कट गया और इसका इसमें भाग देंगे तो 75 रुपये, अर्थात 50 रुपए की जगह जो हमारी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी हो जाएगी, 75 रुपए, यानी 25 रुपए का इजाफा होगा। कब हुआ, जनसंख्या घटने से। और यदि जनसंख्या बढ़ती है, यानी जनसंख्या यहाँ पे 20 या 25 हो जाती है, माना कि 25 हो जाती है, तो 25 तिया यानी कि 30 रुपए हमारी क्या होगी, पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है जी। तो जनसंख्या यदि ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, तो घातक है, क्या है, घातक है। और यदि ज्यादा घटती है वो भी घातक ही है। तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, जितनी की जरूरत है उतनी ही जनसंख्या देश में होनी चाहिए। लेकिन हमने आपको उदाहरण देके बता दिया कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है और जनसंख्या घटने और बढ़ने का प्रति व्यक्ति आय पर क्या असर पड़ता है। पैसा तो वही है, ठीक है, और भाग ही देना है, क्योंकि 750 है तो पहले जनसंख्या 15 थी, तो ठीक है जी 50 रुपये आ गया। जनसंख्या 10 हो गई तो इसमें भाग दिया, तो प्रति व्यक्ति 75, एक आदमी की इनकम 75 आ गई। हमने कहा यहाँ जनसंख्या बढ़ा दो, 25 कर दो, तो 25 दिया 75, 30 रुपये घट जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की बात हमने की। अगला आता है तीसरा, दीर्घकालीन या निरंतर वृद्धि। दीर्घकालीन या निरंतर वृद्धि अर्थात जो आर्थिक विकास है ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। विकास को अर्थात 1-2 साल में, 1-2 महीने में या अल्पकाल में इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विकास लगातार जारी है। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, और जब 51 में पहली पंचवर्ष योजना बनी थी, तो तब से विकास तो लगातार ही चल रहा भाई। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने 5 साल में प्राप्त कर लिया और उसके बाद सो गए।
मतलब विकास तो हमेशा चल ही रहा है। स्कूल खुल ही रहे हैं, स्कूल खुल ही रहे हैं, कॉलेज भी खुल ही रहे हैं, सड़कें भी बन ही रही हैं, ठीक है, प्रोडक्शन भी वस्तुओं सेवाओं का सभी का बढ़ ही रहा है। अर्थात कहने का मीनिंग है कि जो आर्थिक विकास है वो दीर्घकालीन या इसको कह सकते हैं निरंतर होने वाली वृद्धि है, ठीक है। देश लगातार वृद्धि या विकास करता रहता है भाई दीर्घकाल तक, ठीक है। जब तो देश रहेगा तब तक क्या होगा, वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन होता ही रहेगा, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई चलती रहेगी। अगला देखिए चौथा है आर्थिक असमानताओं में कमी। कि भाई जब आर्थिक विकास की हमने बात कर ली तो ऐसा नहीं कि एक वर्ग देश में क्या बहुत अमीर हो जाए और एक वर्ग ऐसा हो कि जो फुटपाथ पर हो, तो तब उसे हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक असमानताएं कम होनी चाहिए, अर्थात गरीबों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होनी चाहिए, गरीब कम नहीं होनी चाहिए। गरीबों की जो संख्या है अर्थात गरीबी में धीरे धीरे कमी होनी चाहिए। कमी होने का मीनिंग है कि माना कि पहले जो गरीब थे वो 80% थे, अब कमी हो गई, अब 50% क्या हो गए, गरीब हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि 40% हो गया, उसके बाद 20% ही गरीब रह गए। इस प्रकार से ठीक है निर्धनता में कमी होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके हम कह सकते हैं कि भाई देश आर्थिक विकास कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक वर्ग के पास दुनिया भर का पैसा हो जाए, ठीक है, और दूसरा वर्ग रोड पर है, तो देश तब पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता, सही ढंग से विकास नहीं कर सकता है, मतलब सभी अपना योगदान विकास में नहीं दे सकते हैं। ओके जी। और अगला है पांचवा सामाजिक सांस्कृतिक संस्थागत एवं आर्थिक परिवर्तन। यानी कि समाज का जो ढांचा है वो बदलता है। समाज में जो पुराने रीति रिवाज कुरीतियां होती हैं वो चेंज होती है, ठीक है जी। नए विचार आते हैं, समाज में नई स्फूर्ति आती है, पुराने विचारों को लोग त्यागते हैं, नए विचार उसमें आते हैं, भूत पिचास भाग जाता है, ठीक है जी। क्योंकि शिक्षा आने से लोग समझ लेते हैं कि भूत पिचास नहीं होता है। लेकिन क्या करे भैया, हमारे देश में तो अभी भी मानते हैं, पढ़े लिखे भी करे हाँ हाँ होता है भाई, तो क्या करना है तब, ठीक है जी। हमारी जो संस्कृति है, ठीक है जी, उसमें भी चेंजमेंट आते हैं, छुआछूत बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक, जो क्या करती है समाज को बांटने का काम करती है, ठीक है, समाज में मतभेद उत्पन्न करती है। और जब दो वर्गों में झगड़ा होता है तो उसका सीधा सीधा जो नुकसान होता है वो किसको होता है, तोड़ फोड़ हो जाती है, आगजनी हो जाती है, तो उससे नुकसान किसको होता है, देश को होता है। और देश में जिस जगह पर हुआ, जैसे मणिपुर में हो रहा, तो नुकसान किसको होगा भाई, उत्तर प्रदेश वाले को थोड़ी होगा, और वो तो मणिपुर वाले को होगा ना, सीधे इफेक्ट उसको पड़ेगा, ठीक है। हमारे जो संस्था का ढांचे हैं वो चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। स्कूल पुराना है, नहीं है सुविधाएं, तो नहीं मिलेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी संस्थाओं में, ठीक है, नई नई संस्थाएं खुलेंगी। आईआईटी नहीं है तो खोलेंगे, एनआईटी नहीं है और खोलेंगे, आईटीआई नहीं है तो और खोलेंगे, पॉलिटेक्निक और खोलेंगे, हायर एजुकेशन की बात होगी वो भी बदलेंगे भाई, ठीक है जी। हर चीज बदलेगी और आर्थिक परिवर्तन अर्थात हमारा हर चीज में बदलाव होगा। लेकिन बदलाव कैसे होगा, आगे बढ़ने की ओर होगा, पीछे की तरफ नहीं, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि 5 से घटकर 4 3 2 नहीं, बदलाव जो होगा वह आगे की तरफ होगा। और बदलाव होगा सुधार के रूप में, किसके रूप में होगा, समाज में सामाजिक सांस्कृतिक संस्थागत एवं आर्थिक परिवर्तन जो होंगे वह देश के पक्ष में होंगे। तो तब जाके क्या होगा कि देश आर्थिक विकास कर पाएगा। ओके, तो जो आर्थिक विकास है क्या है भाई, ठीक है, आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो आज हमने आपको क्या बताया कि जो आर्थिक विकास है भाई, सबसे पहले हमने इसकी संक्षिप्त परिभाषा यहां पर ले ली, ठीक है, आर्थिक विकास की, जो कि हमें बाद में लेनी चाहिए थी, मतलब इन परिभाषाओं के बाद में, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया ऊपर जाके, ठीक है जी। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि देखो भाई कि जो अर्थशास्त्री है उन्होंने परिभाषाएं अलग अलग दी है, जो पहले आया तो उसने और कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, लेकिन तीनों ने सही कहा, ठीक है जी। अलग अलग बात कही तो सब ने अलग अलग कही, लेकिन अच्छी बात कही, इसलिए हमने सबको एक साथ जोड़ दिया, तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक। उसके बाद आर्थिक विकास की क्या विशेषताएं हैं या क्या मुख्य बातें हैं, यहां पर हमने आपको गिनवा दी है। इन चीजों को भी आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो यदि आप इनको याद करते हैं, ठीक है, तो आर्थिक विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे सीधे आपकी समझ में आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो फिर अन्य चीजें भी हमारे जहन में धीरे धीरे आने लगती हैं, क्योंकि जो आर्थिक विकास के सिद्धांत दे रखे हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से कोई देश विकास करेगा भाई, ठीक है। लेकिन आर्थिक विकास क्या है इसको समझना पहले क्या है बहुत
जरूरी है। तो आर्थिक विकास को एक बार पुनः लेते हैं कि जो आर्थिक विकास है, एक दिन में किसी भी देश का आर्थिक विकास नहीं होता है। सीधी-सीधी बात है। आर्थिक विकास जो है, वो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज ठीक है जी, किसी के ₹5 बढ़े, अगले साल उसके पास ₹10 हुए, उसके बाद ₹15, मतलब इस प्रकार से उसकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि आर्थिक विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके कारण से क्या होगा, देश में उत्पादन बढ़ेगा, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आयात-निर्यात बढ़ेगा। ठीक है जी। और जिसके कारण से क्या होगा, लोगों की राष्ट्रीय अर्थात देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। ठीक है जी। आय बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि निरंतर दीर्घकालीन वृद्धि होती है आय में, और जब सब कुछ बढ़ेगा तो उसका जो फायदा है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना, कि लोगों के जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। अब सुधार होने में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बता दी। या जो कमियां आपके पास है, मतलब जो चीजें आपके पास नहीं है, वो सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाती, जो अमीर के पास हैं और गरीब के पास भी आ जाती है, तब जाके अनुभव कर सकते हैं, हाँ भाई आर्थिक विकास हो रहा है। तो आई होप कि आर्थिक विकास की ये जो परिभाषा हमने आपको लिखाई है और जितनी चीजें आपको यहाँ पे बतलाई हैं, वो आपकी समझ में आ गई होंगी।